Hello guys, welcome to my channel. It's Madhu in front of you with another video of optics. So, in the last video we have discussed about Fermat's law and refraction by Fermat's law. In this video we will gonna to discuss about refraction by spherical surface यानी कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन. एक बार हिंदी में लिख देती हूँ मैं इसको. गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन. अब जैसे टॉपिक का नाम ही है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, यानी कि स्फेरिकल सरफेस और गोलीय पृष्ठ होता क्या है, पहले तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं. तो यूजुअली क्या होता है ना कि हम जो भी लेंसेज या फिर हम कहें कि कोई लेंस हो गया, कोई मिरर हो गया, जो भी हम ऑप्टिक्स में यूज़ लेते हैं बेसिकली वो सब स्फीयर के पार्ट होते हैं, यानी कि गोले के पार्ट होते हैं. ठीक है, तो जितने भी हम यूज़ में लेते हैं, लेंस हो गया, कोई मिरर हो गया, वो सब स्फीयर के पार्ट होते हैं और स्फीयर के एक सरफेस होते हैं, सतह होते हैं, इसलिए हम इनको स्फेरिकल सरफेस कहते हैं. ठीक है, तो ये तो गया स्फेरिकल सरफेस. और ऑब्वियस सी बात है, रिफ्रैक्शन के अंदर हम मिरर तो यूज़ में लेंगे नहीं, हम इसके अंदर क्या यूज़ में लेंगे, लेंस यूज़ में लेंगे. तो यहाँ पे हम स्फेरिकल सरफेस किसको कंसिडर करके चल रहे हैं, लेंसेस को. वो लेंस हमारा कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, कुछ भी हो सकता है, यानी कि उत्तल, अवतल, समतलोत्तल, समतलो अवतल, कौन सा भी लेंस हो सकता है. ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस. रिफ्रैक्शन यानी हमें पता है कि लाइट जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, यानी प्रकाश एक माध्यम से, ये कोई एक मीडियम है, उससे दूसरे मीडियम में, या मान लिया कोई दूसरा मीडियम, यानी कि हमारे पास ये स्फेरिकल सरफेस है, दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पथ से भटक जाएगी, अपने पथ से विचलित हो जाएगी या फिर डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ्स. इस चीज़ को या इस इंसिडेंट को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन. ठीक है, ये तो गया रिफ्रैक्शन. अब हम स्फेरिकल सरफेस से बात करें तो एक्चुअली में होगा क्या कि इसके अंदर हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, यानी कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस से, यानी कि किसी लेंस से अपवर्तन होता है, यानी रिफ्रैक्शन होता है, तो उसका हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि लेट LMN इज़ अ स्फेरिकल सरफेस, यानी कि हमारे पास LMN कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, और कोई लाइट रे है OA जो इंसिडेंट हो रही है OA, और रिफ्रैक्शन के बाद वो AP पाथ को फॉलो करती है, यानी कि माना कोई LMN हमारे पास गोलीय पृष्ठ है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, और उसमें कोई प्रकाश किरण OA प्रवेश करती है जो कि अपवर्तन के पश्चात AP पथ का अनुसरण करती है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये हमने मान लिया, और फिर हमने यहाँ पे ये जो इसका C हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और हम इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मान के चलेंगे R हो गई. ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R मान के चलेंगे. अब करेंगे क्या कि रिफ्रैक्शन में बेसिकली होता क्या है. रिफ्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन अगर दिखाएंगे तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम. स्नेल्स लॉ हमारे पास होता है μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R. इसको हम दूसरे फॉर्म में देखें तो ऐसे देखते हैं, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R. यही होता होगा. तो क्या होगा कि रिफ्रैक्शन दिखा रहे हैं तो रिफ्रैक्शन का ही लो लेके चलते हैं हम, है ना. μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू sin I अपॉन sin R, ये हम हमारा लो लेके चलेंगे, और इससे हम जो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन है उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे. कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने मान लिया LMN हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है. OA कोई रे है, रे ऑफ लाइट है जो आ रही है, AP पाथ फॉलो कर रही है. यहाँ पे ये जो हम मानते हैं कि इसको हिंदी में तो द्वारक बोलते हैं, इंग्लिश का मुझे ध्यान नहीं, इसको ये जो होता है ना, क्योंकि ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो भी होते हैं बहुत छोटे होते हैं. इस डायग्राम में हमने बड़ा दिखाया पर एक्चुअल में बहुत छोटे होते हैं. तो क्या होता है ना कि ये जो बेंडेड पार्ट है, ये जो बेंड हो रखा है, इसको हम सीधा स्ट्रेट मान सकते हैं. तो मैंने इसको स्ट्रेट मान लिया है AQ. ठीक है, क्यों मानना है वो बाद में पता चलेगा. अब हमने क्या कहा कि पॉइंट A से कोई रे आ रही है तो इस पॉइंट को O से आ रही है तो हमने O नाम दे दिया. ये कोई पॉइंट A है और यहाँ पे कोई पॉइंट P के ऊपर ये लाइट रे जाके और प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही है. ठीक है, ये हमारी AQ हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर R हो गई. ठीक है, तो हम और ये हम मान लेते हैं पॉइंट P जो है, क्योंकि यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है तो इसको हम V मान लेते हैं, और यहाँ पे लाइट रे आ रही है तो इसको हम माइनस ऑफ U मान लेते हैं. ठीक है, ये हमने मान लिया. अब हम करेंगे क्या कि
हमने ए को क्यू से मिला दिया। अब हमें अगर रिफ्रैक्शन देखना है तो हमें एक नॉर्मल डालना पड़ेगा, और नॉर्मल हम इस के अंदर या फिर रिफ्रैक्शन में किसी भी स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड हम अगर नॉर्मल डालते हैं तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही डाला जाएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक नॉर्मल डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, और उस परपेंडिकुलर से या उस नॉर्मल से हम फिर एंगल मेजर करते हैं। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल हो गया वो इंसिडेंट एंगल हो गया हमारे पास आई मान लिया हमने, और ये नॉर्मल हो गया, और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, यानी कि ये नॉर्मल अभिलंब और ये रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण, दोनों के बीच का एंगल आर हो गया, ठीक है। और अब हमने क्या किया कि ये एंगल ए ओ और क्यू, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, और ये एंगल है ए सी क्यू, इसको हमने गामा मान लिया, और ए पी सी इसको हमने बीटा मान लिया। क्यों माना वो हम आगे देखते हैं। तो ये एंगल हमने अल्फ़ा गामा बीटा अपनी मर्ज़ी से मान लिए, ठीक है। ये एंगल ओ भी बोल सकते हैं इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, इसको एंगल सी को हमने गामा मान लिया, और इस एंगल पी को हमने बीटा मान लिया। हमारे पास ये एंगल आई और ये आर पहले से ही है, ठीक है, क्योंकि हमने अपवर्तन देखा है, रिफ्रैक्शन देखा, तो रिफ्रैक्शन के अंदर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल आर होता है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया डायग्राम। अब हमने ये भी बता दिया कि रिफ्रैक्शन देख रहे हैं तो सीधी सी बात है रिफ्रैक्शन का लॉ लगाएंगे, यानी कि रिफ्रैक्शन का लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ, क्योंकि फर्स्ट लॉ जो होता है वो तो कॉमन होता है, उससे तो हम कुछ भी डिराइव नहीं कर सकते। सेकेंड लॉ लगाते हैं μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ठीक है, यानी μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। अब μ1 क्या है, फर्स्ट मीडियम जो है, जो कि हमने एयर कंसिडर किया है, या फिर एयर नहीं कंसिडर करे तो मान लिया कि फर्स्ट मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और μ2 क्या है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमने मान लिया यहाँ पे कोई μ1 है और यहाँ पे μ2 को ही मान लिया हमने, ठीक है, μ2 कंसिडर कर लिया, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये तो हमने लगा दिया स्नेल्स लॉ। अब साइन आई है तो एंगल आई की वैल्यू भी तो चाहिएगी और आर की वैल्यू चाहिएगी, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें आई और आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आई और आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मैथमेटिक्स में एक नियम होता है, यानी एक लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोण, उसके सम्मुख बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। यानी कि सीधी सी बात ये है कि ये जो कोई एक्सटर्नल एंगल है ना, बाहरी एंगल है किसी भी त्रिभुज का, ये बाहरी, ये कोई त्रिभुज हमने ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी, इसका कोई बाहरी एंगल है यानी कि आई, ये बाहरी एंगल इन दोनों आंतरिक एंगल यानी कि इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होगा। यानी कि सीधी सी बात है, ये एंगल आई जो होगा ना इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा, यानी कि आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ठीक है, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, क्योंकि ये बाहरी कोण इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो एंगल ए ओ सी में हमने कहा कि आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो है ये इस ट्रायंगल के लिए ए सी पी, कौन सा ट्रायंगल, ए सी पी, ट्रायंगल ए सी पी की अगर बात करें तो ये ए सी पी है। इसके लिए ये दोनों तो एंगल आर और एंगल बीटा, ये दोनों तो इंटरनल यानी अंतः कोण है, और ये गामा ये एक्सटर्नल कोण है। तो इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस गामा, इसमें आई हुआ था तो इसमें आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा होगा। क्या होगा, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू एंगल गामा। दोबारा देख लेते हैं, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा होगा और गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा होगा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा होगा। पर हमें तो आई और आर चाहिए ना, यहाँ पे तो आई की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, बीटा को दूसरी साइड भेज देंगे, तो आर इज इक्वल टू आएगा एंगल गामा माइनस एंगल बीटा, ठीक है। आई और आर की वैल्यू तो निकल गई, पर ये अल्फा बीटा गामा के फॉर्मेट में निकली है, और हमें इसकी वैल्यू अल्फा बीटा गामा के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, इसकी कोई एक्चुअल वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसकी अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्नेल्स लॉ लगाया, ठीक है, स्नेल्स लॉ, उसमें क्योंकि आई और आर की ज़रूरत थी तो हम आई और आर फाइंड आउट करने लगे।
आई और आर की वैल्यू भी हमें अल्फ़ा बीटा गामा में नहीं बल्कि कोई एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, डायग्राम से करेंगे। अब हम बात करते हैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है ना, तो इस डायग्राम में देखते हैं ए क्यू ओ में, किस में, ए क्यू ओ में। इसमें क्या होगा, हम टेन अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं पहले। अब टेन अल्फ़ा की वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये एंगल जो है ना ए क्यू ओ, ये जो ट्रायंगल है ये बहुत छोटा है, सॉरी इसका जो एंगल है अल्फ़ा बहुत छोटा होता है, क्योंकि मैंने बताया कि प्रकाश की सभी घटनाओं में सारे के सारे कोण और जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना वो सारे बहुत छोटे होते हैं। हम इसको बड़ा कंसिडर करके चल रहे हैं क्योंकि वरना हम इसको समझ नहीं पाएंगे। बाकी ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इस वजह से क्या होगा कि जब बहुत छोटा हो ना एंगल, तो टेन थीटा को हम लगभग बराबर साइन थीटा के लिख सकते हैं। ठीक है, टेन थीटा को लगभग बराबर साइन थीटा के लिख सकते हैं। इसलिए, या फिर हम ये कहें कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपन कोस थीटा। और मैथ्स कहती है कि जब एंगल बहुत छोटा हो ना तो साइन थीटा लगभग बराबर थीटा के हो जाता है और कोस थीटा लगभग बराबर 1 के हो जाता है। तो यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है थीटा की, यानी कि वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, अल्फ़ा की निकालनी है। तो टेन अल्फ़ा की वैल्यू क्या कह सकते हैं कि हम लगभग बराबर अल्फ़ा की हो जाएगी, पूरी बराबर नहीं होगी, लगभग बराबर अल्फ़ा की हो जाएगी। और इसी तरह टेन बीटा और टेन गामा की वैल्यू लगभग बराबर बीटा और गामा की हो जाएगी। यानी कि हम करेंगे क्या कि हम टेन अल्फ़ा, टेन बीटा और टेन गामा की वैल्यू निकालेंगे और इससे हमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है और इस वजह से टेन अल्फ़ा, टेन बीटा और टेन गामा लगभग बराबर अल्फ़ा बीटा गामा के हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, टेन अल्फ़ा, टेन बीटा और टेन गामा की वैल्यूज़ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस डायग्राम को कंसिडर करते हैं ए क्यू ओ। ट्रायंगल ए क्यू ओ से हम क्या निकालेंगे, ट्रायंगल बाय ट्रायंगल ए क्यू ओ। ट्रायंगल ए क्यू ओ से हम क्या निकाल लेंगे, टेन अल्फ़ा इस ट्रायंगल से। तो टेन अल्फ़ा क्या होता है, टेन अल्फ़ा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार। तो ये हमारे पास लंब हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया लंब बटा आधार। अब लंब क्या है, ए क्यू है, इसको एक बार ए क्यू रख लेते हैं क्योंकि इसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है। ए क्यू अपॉन ओ क्यू, टेन अल्फ़ा जिसको लगभग बराबर अल्फ़ा के लिख सकते हैं वो होगा ए क्यू अपॉन ओ क्यू। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा जो कि लगभग बराबर होगा अल्फ़ा के। ठीक है, तो टेन अल्फ़ा जो कि लगभग बराबर होगा अल्फ़ा के, उसको हम ए क्यू अपॉन ओ क्यू लिख सकते हैं। अब ए क्यू की तो हमारे पास वैल्यू नहीं है एक बारी, तो इसको ए क्यू रखते हैं। बट ओ क्यू क्या है, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब दूरी, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और क्योंकि लेफ्ट साइड है तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये तो हो गई ए क्यू परपेंडिकुलर होगा हमारे पास और ये ओ क्यू हो गया। और ओ क्यू जो हमारे पास है वो है हमारी बिंब दूरी। क्या है, बिंब दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्योंकि लेफ्ट साइड में है और किसी भी जो होते हैं हम क्या कहते हैं कि कार्तीय चिन्ह परिपाती, यानी कार्टेशियन जो साइन कन्वेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस होती है ना, लेफ्ट साइड की डिस्टेंस सारी की सारी वो नेगेटिव होती है, तो इसको हम माइनस यू कहेंगे। ठीक है, तो ए क्यू अपॉन ओ क्यू यानी ए क्यू अपॉन माइनस यू, तो हमारे पास टेन अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए क्यू अपॉन माइनस यू। अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू तो आ गई, इसी तरह हम बीटा और गामा की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे इस ट्रायंगल से ए क्यू पी। किस ट्रायंगल से, ट्रायंगल ए क्यू पी से, ट्रायंगल ए क्यू पी से हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो टेन बीटा इज लगभग बराबर हो जाएगा बीटा के और वो भी होगा लंब बटा आधार। लंब हमारे पास ए क्यू है फिर से जिसकी वैल्यू नहीं है तो इसको ए क्यू मान लेते हैं और आधार हमारे पास क्यू पी। अब क्यू पी क्या है, क्यू पी हमारे पास है प्रतिबिंब दूरी यानी कि वी, क्योंकि इमेज यहाँ पे बन रही है, इमेज डिस्टेंस हमारे पास इमेज यहाँ पे बन रही है और ये हमारे पास हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ओ, ऑप्टिकल सेंटर हो गया हमारे पास और ये हो गया हमारा इमेज पॉइंट। तो इमेज पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इमेज डिस्टेंस यानी कि वी। तो क्यू पी की वैल्यू हमारे पास हो गई वी, और क्योंकि ये राइट साइड में है तो हम इसको वी कंसिडर करेंगे ना कि माइनस वी। तो ए क्यू अपॉन क्यू पी हमारे पास
टेन बीटा की वैल्यू आ गई, किसकी, टेन बीटा की। टेन बीटा की वैल्यू ए क्यू अपॉन क्यू पी हो गई हमारे पास, और इसको हम क्योंकि क्यू पी को हम वी मानेंगे तो ए क्यू अपॉन वी मानेंगे इसको, ठीक है। क्या बोला मैंने कि टेन बीटा लगभग बराबर हो जाएगा बीटा के, जिसको हमने कहा है ए क्यू अपॉन क्यू पी, ठीक है, जिसको हमने कहा है ए क्यू अपॉन क्यू पी। और ए क्यू की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो इसको ए क्यू मानना है, और क्यू पी की वैल्यू हमारे पास वी, क्यू पी की वैल्यू क्या हमारे पास वी, ठीक है। अब हमारे पास आ गई अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, बीटा अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हमें निकालनी है गामा की वैल्यू, यानी टेन गामा की वैल्यू, और टेन गामा लगभग बराबर हो जाएगा गामा के, ठीक है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आई और आर की जो वैल्यू है ना वो अल्फ़ा बीटा गामा की फॉर्म में, इसलिए हमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसलिए हम निकाल रहे हैं। हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, हमने बीटा की वैल्यू निकाली, अब हम गामा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। गामा की वैल्यू हम निकालेंगे ए क्यू सी, इस ट्रायंगल से, किससे, ए क्यू सी ट्रायंगल से निकाल लेंगे। अब देखते हैं, ये हो गया हमारे पास टेन गामा, तो हम निकालेंगे टेन गामा इज इक्वल टू, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। लंब हमारे पास फिर से एक ही हो जाता है और ये आधार हमारे पास क्यू सी है। आधार क्यू सी क्या होगा, ये जो सी है ना हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और क्यू सी जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी पॉइंट जो हमारे पास वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, यानी कि ये जो जिस स्फीयर का ये पार्ट है ना उसका सेंटर, और ये जो हमारे पास क्यू सी है ना ये उस स्फीयर की, यानी उस गोले की जिससे कि ये जो बना है लेंस, उस गोले की त्रिज्या है जिसको हम वक्रता त्रिज्या आर बोलते हैं। तो क्यू सी हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो जाएगी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, टेन गामा इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा। ए क्यू हमारे पास एक बार ए क्यू ही कंसिडर करते हैं और क्यू सी हमारे पास होगा आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। क्या कहा मैंने, टेन गामा इज इक्वल टू, गिरा, टेन गामा लगभग बराबर हो जाएगा गामा के, जो कि बराबर होगा इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ए क्यू सी के अकॉर्डिंग लंब बटा आधार के, लंब ए क्यू बटा आधार क्यू सी, ए क्यू बटा क्यू सी। टेन गामा लगभग बराबर गामा इज इक्वल टू ए क्यू बटा क्यू सी। ए क्यू की वैल्यू ए क्यू है और क्यू सी की वैल्यू ये क्यू सी, इसकी वैल्यू आर है हमारे पास, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, आर है, ठीक है। तो अब हमने ना सारी वैल्यू निकाल दी, अल्फा की निकाल ली, बीटा की निकाल ली, गामा की निकाल ली, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू है ना हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, किस में, इस फॉर्मूले में। तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अभी कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, अभी मैंने बताया था कि जब एंगल बहुत छोटा हो ना तो टेन अल्फा लगभग बराबर अल्फा के हो जाता है, और टेन अल्फा किससे बनता है, मैंने बताया कि टेन थीटा जो कि साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है, और एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, तो साइन अल्फा को साइन आई को क्या लिखेंगे, आई, और साइन आर को क्या लिखेंगे, साइन आर को क्या लिखेंगे, आर, यानी कि एंगल बहुत छोटा है। ये एंगल है ना, ये एंगल ये हमने इसमें बड़ा दिखाया है, ये एंगल भी हमने इसमें बड़ा दिखाया है, वैसे तो बहुत छोटा है, इसमें हमने फिर भी थोड़ा बड़ा दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में ये एंगल बहुत छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि साइन आई को हम आई मान सकते हैं और साइन आर को आर मान सकते हैं ना। तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, इसको हम म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर लिख सकते हैं। आ गया, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, स्नेल्स लॉ से हमने निकाला है, बाय स्नेल्स लॉ, ठीक है। क्योंकि रिफ्रैक्शन समझ रहे हैं तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन का ही नियम लगाना पड़ेगा, और रिफ्रैक्शन का हमारे पास एक ही नियम बचता है, ले देखिए म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, और क्योंकि हमने कहा कि एंगल बहुत छोटा है तो साइन आई को लगभग बराबर आई के लिख सकते हैं और साइन आर को लगभग बराबर आर के लिख सकते हैं, इसलिए म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर को हम म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर लिख सकते हैं, जहाँ पे आई और आर क्या है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल, यानी कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण है। अब हमने क्या किया था कि हमने ट्रायंगल से एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू निकाली थी, ये अल्फा प्लस गामा, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। आई की वैल्यू म्यू वन का म्यू वन सेम रहेगा, आई की वैल्यू हमने क्या ली थी,
आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा प्लस गामा। आई इज इक्वल टू हमारे पास है आई इज इक्वल टू एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा। और सिमिलरली म्यू टू आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये रहा हमारे पास आर गामा माइनस बीटा। क्या कर रहे हैं हम, आई और आर की वैल्यू जो हमने अल्फा बीटा गामा के रूप में निकाली थी, अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में निकाली थी, वो रख रहे हैं हम। आर की वैल्यू हमारे पास है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, ठीक है। अब हमने क्या किया था कि एक तो हमने बता दिया स्नेल्स लॉ लगाया है, फिर हमने आई और आर की वैल्यू निकाली थी अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में, और फिर हमने अल्फा बीटा गामा की भी तो वैल्यू निकाली थी ट्रायंगल से, जिसको हमने tan अल्फा लगभग बराबर अल्फा के, tan गामा लगभग बराबर गामा के और tan बीटा लगभग बराबर बीटा के रखा था। वो वैल्यू किस दिन काम आएंगे, तो वो वैल्यू भी रख देते हैं हम। तो म्यू वन अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी ए क्यू अपॉन माइनस यू, ए क्यू अपॉन माइनस यू। और गामा की वैल्यू क्या निकाली थी, ए क्यू अपॉन आर। हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पुट आउट कर रहे हैं अल्फा बीटा और गामा की, और कुछ भी नहीं कर रहे। और गामा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए क्यू अपॉन आर, अभी हमने कंसिडर किया ए क्यू अपॉन आर। और माइनस बीटा, माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ए क्यू अपॉन वी, ए क्यू अपॉन वी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए क्यू है, यहाँ पे भी ए क्यू, यहाँ पे भी ए क्यू, यहाँ पे भी ए क्यू है, तो ए क्यू को हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, ए क्यू को कॉमन ले लेंगे। ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, म्यू वन इंटू ए क्यू अपॉन माइनस यू प्लस ए क्यू अपॉन आर, म्यू टू इंटू ए क्यू अपॉन आर माइनस ए क्यू अपॉन वी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ है। अब हम क्या करेंगे, ए क्यू को हमने क्या किया, कॉमन लेके काट दिया। ए क्यू को एक बार हम कॉमन ले लेंगे, ये म्यू वन है ना, तो ए क्यू को हमने पूरे में कॉमन ले लिया क्योंकि सब में आ रहा है। ए क्यू म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन आर। अब यहाँ पे भी ए क्यू कॉमन ले लेंगे, म्यू टू इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। ए क्यू दोनों में कॉमन है तो ए क्यू को हम काट देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया एक्सप्रेशन, म्यू वन इंटू माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे भी आर है हमारे पास, यहाँ पे भी आर है, तो हम क्या करते हैं, ये इसको एक बार हम खोल लेते हैं। म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर। हमने क्या किया, इसको खोल दिया है, म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी। अब हम क्या करेंगे, बस इसको इधर उधर करेंगे, इधर उधर मतलब म्यू टू अपॉन वी को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, म्यू टू अपॉन वी को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और म्यू वन अपॉन आर को इस तरफ लेके जाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, म्यू टू अपॉन वी जो कि माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, म्यू टू अपॉन वी, और हमारे पास यहाँ पे माइनस म्यू वन अपॉन यू है ही पहले से, और म्यू टू अपॉन आर हमारे पास है पहले से, और म्यू वन अपॉन आर को लेफ्ट से राइट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव तो इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना मैथ्स आता होगा। तो क्या किया हमने कि इस टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आए, माइनस की थी इधर आके प्लस की हो गई, ये हमारे पास पहले से माइनस का था ही, म्यू टू अपॉन आर हमारे पास था और म्यू वन अपॉन आर को हम इस साइड लेके गए तो ये हमारे पास माइनस का हो गया, म्यू वन अपॉन आर हमारे पास माइनस का हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, इसको तो पढ़ा रहने देते हैं, इसको नहीं छेड़ते। यहाँ पे 1 अपॉन आर और यहाँ पे भी 1 अपॉन आर कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं 1 अपॉन आर कॉमन ले लेते हैं, अगर आ रहा है तो, जो आ रहा है उसको क्यों छोड़ना। तो ये हमारे पास 1 अपॉन आर कॉमन आ रहा है और ये म्यू टू माइनस म्यू वन आ गया हमारे पास। ये फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमने रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, यानी कि स्फेरिकल सरफेस अगर रिफ्रैक्शन हो ना तो उसका ये फॉर्मूला है, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर म्यू टू माइनस म्यू वन। कैसे निकाला हमने एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले इस वीडियो में क्या समझा, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं और रिफ्रैक्शन के लिए अगर स्फेरिकल सरफेस डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि
एक सरफेस होगा, स्फीयर का पार्ट होगा। एक स्फीयर का पार्ट एक ऐसा सरफेस होगा जिससे रिफ्रैक्शन हो सकता है। और बेसिकली हमारे पास क्या होता है रिफ्रैक्शन में, लेंसेज होते हैं। कोई भी लेंस हो गया या फिर कोई भी स्फीयर का पार्ट, कोई भी ग्लास का पार्ट हमने ले लिया, ठीक है, तो वो हमारे पास हो गया। इससे हम बताएंगे कि लेफ्ट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और राइट साइड में म्यू2 है। ये हमने LMN एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया है। ओ ए कोई लाइट रे आ रही है जो कि इंसिडेंट एंगल आई के साथ इंसिडेंट हो रही है, और ए रिफ्रैक्शन के बाद ये AP पाथ फॉलो करती है, और जिसका एंगल जो होता है रिफ्रैक्शन एंगल R होगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमने AQ, क्योंकि हमने कंसिडर किया कि ये बहुत छोटा होगा। AQ जो होता है वो हमारे पास, हम बात करते हैं कि बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसको स्ट्रेट मान के और AM को हम AQ मान लेते हैं, कि हमने माना कि AM जो है AQ है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने स्ट्रेट मान लिया। फिर हमने अपनी मर्जी से AOQ को एंगल अल्फ़ा कंसिडर कर लिया, ACQ को हमने एंगल गामा, और APC को हमने बीटा कंसिडर कर लिया। और यहाँ पे ये जो C से हमने पॉइंट C से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है A के ऊपर। हमेशा परपेंडिकुलर ऐसे कंडीशन में, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर C से डाला जाएगा। अब हमने क्या कहा कि ये अल्फ़ा बीटा गामा हो गया हमारे पास, और ये हमारा जो है रेडियस ऑफ ये Q से C का पॉइंट है, या फिर O से M से C का कहें, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मानेंगे, यानी वक्रता त्रिज्या, जो कि इस स्फीयर, जिस स्फीयर का ये पार्ट है, ये जो लेंस है या फिर जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जिस स्फीयर का पार्ट है उसकी रेडियस होगी, जिसको हमने कैपिटल R मानना है। OM हमारे पास जो होगी -U, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, और हमारे पास QP हमारे पास इमेज डिस्टेंस होगी, ठीक है। हमने फिर कहा कि एंगल I जो होगा इन दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर, यानी I = अल्फ़ा प्लस गामा, और ये गामा होगा R प्लस बीटा होगा, जिसकी वजह से हमने क्या कहा कि R बराबर हमने बीटा माइनस गामा कर लिया। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने I = अल्फ़ा प्लस गामा, और R ये R प्लस बीटा = गामा, जिससे हमने R गामा माइनस बीटा निकाला। फिर हमने कहा कि एंगल वो छोटा होता है तो हम क्या कहेंगे, tan अल्फ़ा, क्योंकि हमारे पास I और R की वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा के फॉर्म में है, तो हमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर हमने कहा कि tan अल्फ़ा क्योंकि बहुत छोटा है तो इसको लगभग बराबर अल्फ़ा के, tan बीटा को लगभग बराबर बीटा के, और tan गामा को लगभग बराबर गामा के मान लेंगे। और इसी तरह हम sin I को लगभग बराबर I के, और sin R को लगभग बराबर R के मान लेंगे। फिर हमने अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करी इन ट्राइंगल से, जहाँ पे हमने tan अल्फ़ा निकाला जो कि AQ अपॉन हमारा OQ हो जाएगा, यानी कि AQ अपॉन -U। tan बीटा की वैल्यू हमारे पास आई AQ अपॉन V, और tan गामा की वैल्यू हमारे पास आई AQ अपॉन R, ठीक है। फिर हमने अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, AQ अपॉन -U, AQ अपॉन V और AQ अपॉन R। फिर हमने लगाया स्नेल्स लॉ, क्योंकि रिफ्रैक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन का लॉ यानी कि स्नेल्स लॉ ही लगेगा। μ1 sin I = μ2 sin R, जहाँ पे μ1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और μ2 जो है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक है। फिर हमने कहा कि साइन I और साइन R बहुत छोटे हैं, तो इसको लगभग बराबर I और R के मान लिया। अब I और R के बराबर मान लिया, तो I और R की वैल्यू भी हमारे पास, I की वैल्यू हमारे पास एंगल अल्फ़ा प्लस गामा है, और R की वैल्यू एंगल गामा माइनस बीटा है। तो हमने I की वैल्यू अल्फ़ा प्लस गामा और R की वैल्यू गामा माइनस बीटा रख दी, बाकी सेम हमारे पास μ1 के मल्टीप्लाई में और ये μ2 की मल्टीप्लाई में। फिर हमने अल्फ़ा बीटा गामा की जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी, ये वैल्यूज़ हमने पुट आउट कर दी। तो अल्फ़ा की वैल्यू AQ अपॉन -U, गामा की वैल्यू AQ अपॉन R, और बीटा की वैल्यू AQ अपॉन V आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमने रख ली। उसके बाद हमने AQ को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। फिर हमने इसको थोड़ा सा क्या किया, इसको μ1 और μ2 को अंदर मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ रहा है μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U = μ2 माइनस μ1 अपॉन R, जो कि हमारा फॉर्मूला होगा रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम आगे मैग्नीफिकेशन जो होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस फॉर्मूला को आप अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिएगा, और इसका जो होता है ए सेक्शन में या फिर छोटा कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये फॉर्मूला जो होता है हमारा रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला आता है। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन आपका फिर भी अगर कोई डाउट लगता है
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको मेंशन कर सकते हैं। अगर जितनी जल्दी हमारे से हो पाएगी आपकी हेल्प करी जाएगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।